हमने पिछले सेशन में देखा कि हमारे पास कितने प्रकार के वेरिएबल्स हैं। अब हम सबको बारी बारी से विद एग्जांपल्स वर्कआउट करेंगे ताकि हम हर एक टाइप को प्रॉपर्ली समझ पाएं, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जावा को सीखने के लिए। अगर आपकी कमांड इन सब चीज़ों पे हो जाती है तो आप आसानी से जावा में बड़े बड़े प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इसमें इंस्टेंस वेरिएबल की मैं बात कर रहा था, तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या है? एग्जैक्टली ये बेसिक वेरिएबल हैं जो क्लास में डिक्लेयर किए जाते हैं, परंतु डिक्लेयर करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि ये वेरिएबल किसी मेथड के अंदर ना आए, ना ही कंस्ट्रक्टर के अंतर्गत आए। इसका अर्थ ये हुआ वो वेरिएबल जो क्लास की बाउंड्री में तो है लेकिन किसी मेथड के अंतर्गत या कंस्ट्रक्टर के अंतर्गत नहीं है। इस तरह के वेरिएबल ऑब्जेक्ट के द्वारा डेटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इन वेरिएबल्स में ऑब्जेक्ट अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं और जब भी उन्हें चाहिए तो वो उन्हें निकाल सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कार्ड नोट जावा के साथ, लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले हम इसको प्रॉपर्ली यहाँ पे समझ लेते हैं। हालांकि इसकी जानकारी हम पिछले सेशंस में ले चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम टाइप ऑफ वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं, तो इंस्टेंस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट वेरिएबल या ऑब्जेक्ट बेस वेरिएबल क्या है उनकी जानकारी हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे देखें हमारे पास एक एग्जाम्पल अवेलेबल है लेफ्ट साइड पे, क्लास कार, जिसमें 3 वेरिएबल्स हैं, कलर, मॉडल नंबर और स्पीड। इसमें हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कार क्लास का, नैनो के साथ डॉट कलर, इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं रेड, फिर मॉडल नंबर और फिर स्पीड। इसी तरह से कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट और डिक्लेयर करते हैं मारुति, और डॉट के साथ उनमें भी वैल्यू भर देते हैं। तो अल्टीमेटली देखें तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं और दोनों ही कार क्लास से रिलेटेड हैं और अपनी अपनी वैल्यू को दोनों ने स्टोर किया है। राइट हैंड साइड पे एक ग्राफिक के द्वारा शो किया गया है। ऊपर की तरफ नैनो ऑब्जेक्ट की जानकारी दी गई है जो कलर वेरिएबल, मॉडल जो स्पीड को स्टोर करता है, और इसी तरह से मारुति भी इन तीनों को स्टोर करता है। हालांकि दोनों में वैल्यूज डिफरेंट हैं। एक क्लास के आप जितने चाहे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और सब में इन डेटा को सेपरेटली रखा जाता है ऑब्जेक्ट से रिलेटेड करके। इसका अर्थ ये हुआ कि आप जितने भी चाहे ऑब्जेक्ट बनाए किसी क्लास के और सबके पास अपना अपना डेटा स्टोर करने के लिए तीनों वेरिएबल्स अवेलेबल रहेंगे। तो इसी तरह से अब हम देखते हैं प्रैक्टिकल रूप में कार्ड डॉट जावा को किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। मेरे पास स्क्रीन पे एक्लिप्स अवेलेबल है और मैं चाहता हूं यहाँ पे अपने नए प्रोग्राम को बनाना। इसके लिए मैं सबसे पहले सोर्स पे राइट क्लिक करूंगा और न्यू पर जाऊंगा और यहाँ से मैं क्लास पे क्लिक कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक नया क्लास बनाना है। उस क्लास का मुझे नाम देना है, तो मेरी क्लास का नाम कार है। और क्योंकि मुझे मेथड चाहिए इसके अंतर्गत मेन, क्योंकि मैं रन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिनिश कर देता हूँ। अब देखेंगे मेरे पास एक क्लास कार अवेलेबल हो गई है जिसमें ऑलरेडी एक मेथड है वॉइड मेन जो कि स्टैटिक है। हालांकि स्टैटिक की जानकारी हम अगले सेशन में लेने वाले हैं, परंतु अभी तक के लिए एक स्पेशल मेथड जो आपके प्रोग्राम में होना चाहिए यदि आप अपने जावा के प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके पास वॉइड मेन का होना। वॉइड मेन एक मेन मेथड है जहां से आप पूरे के पूरे जावा प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। अल्टीमेटली जब भी आप जावा का प्रोग्राम रन करते हैं तो वॉइड मेन को ही सबसे पहले कॉल किया जाता है कंपाइलर के द्वारा, और यहाँ से कंपाइलर इस ब्रैकेट को फाइंड करता है और इसके अंतर्गत जितनी भी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उन सब इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है। मेरे पास अभी कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं है, अभी मेरे पास केवल यहाँ पे कमेंट है। कमेंट में डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस को बढ़ा लेता हूँ और यहाँ से इस ब्रैकेट को नीचे ले आता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ा सा आसान रहे देखने में। एक्लिप्स में काम करते समय ब्रैकेट्स पे काम करना बड़ा आसान हो जाता है। जब आप माउस पे क्लिक करते हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ब्रैकेट है जो ऊपर की तरफ दिया गया है उसको वो सिलेक्ट कर लेता है। इसी तरह से यदि मैं यहाँ सिलेक्ट करूँ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ब्रैकेट को भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा ब्रैकेट किससे मैच करता है। यहाँ पे मैंने पहले से इस कोड को बना लिया है, तो मैं यहाँ पे इस कोड को टाइप नहीं करता हूँ और कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ पहले से बने हुए कोड को। इसके लिए मैं इस पूरी क्लास को हटा देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि कोड मेरे पास पहले से ही अवेलेबल है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एक क्लास कार बनाई है जिसके अंतर्गत 3 वेरिएबल्स हैं, कलर, मॉडल नंबर और स्पीड। हालांकि हमने डेटा टाइप को अभी डिस्कस नहीं किया है, परंतु एग्जाम्पल को समझने के लिए आप इसको अपने एक्लिप्स में कॉपी पेस्ट करके चला सकते हैं और समझ सकते हैं एग्जैक्टली हम इंस्टेंस वेरिएबल को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेरे पास यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल है। इस ब्रैकेट को नीचे ले आता हूँ थोड़ा क्लियर करने के लिए। अब मेरे पास यहाँ पे देखें ध्यान से, तो कार ऑब्जेक्ट अवेलेबल है कार क्लास का नैनो, और यहाँ पे नैनो के साथ डॉट कलर जिसमें रेड मैंने डिफाइन किया है, मॉडल नंबर 2007 डिफाइन किया है, और इन दोनों को मैंने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल के साथ प्रिंट करवाया है स्क्रीन पे। प्रिंट करवाने के लिए देखिए मैंने यहाँ पे डबल कोट्स में जो कोड किया है वो एज इट इज प्रिंट होगा। प्लस के निशान के साथ मैंने नैनो डॉट कलर को यहाँ पे प्रयोग किया है, तो नैनो डॉट कलर में जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी जो कि रेड है। फिर से प्लस, क्योंकि अगला मुझे फिर से थोड़ा सा लाइन को ऐड करना है, तो मॉडल इस ऐड किया है, फिर प्लस, और अब की बार मैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ शो करना चाहता हूँ नैनो डॉट मॉडल नंबर के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास पूरा का पूरा ये प्रोग्राम तैयार है। प्रोग्राम को रन करने के लिए मुझे केवल यहाँ पे क्लिक करना है और पहले से कुछ
सेव है सेटिंग्स और कॉन्फ़िगरेशन, बस मुझे ओके करना है। और यदि आप नीचे की तरफ देखें तो इसका आउटपुट आपके पास यहाँ अवेलेबल हो जाएगा। कलर इज रेड एंड मॉडल इज 2007। ये जानकारी system.out.println के द्वारा प्रिंट की गई है। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल जो है ये इंस्टांस वेरिएबल से रिलेटेड है। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो ये तीनों वेरिएबल्स क्लास की बाउंड्री में तो है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये किसी मेथड के अंतर्गत डिक्लेयर नहीं करवाए गए। जैसे मेरे पास यहाँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एक मेथड है, इसके अंतर्गत मैंने डिक्लेयर नहीं करवाए। और ये जो वेरिएबल्स है ये क्लास पूरी की पूरी क्लास में अवेलेबल रहेंगे, तीनों के तीनों वेरिएबल, इनको मैं कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को हम समझेंगे जावा में इंस्टांस वेरिएबल के साथ जो जुड़ा हुआ है। यदि आप क्लास में कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं, जैसे मैंने 3 वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर करवाए हैं, और यदि आपको इन वेरिएबल्स को किसी स्टैटिक फंक्शन में चलाना पड़ता है, स्टैटिक हालांकि अभी डिस्कस नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे ये एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ बता रहा हूँ। यदि आपने किसी क्लास में कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए हैं जो इंस्टांस लेवल वेरिएबल्स हैं, और आपको वो वेरिएबल्स किसी स्टैटिक फंक्शन में चलाना पड़ते हैं, जैसे स्टैटिक वॉइड मेन एक फंक्शन है, तो आपको इसके लिए उस क्लास के ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे मैंने नैनो का प्रयोग यहाँ पे किया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि यदि मैं स्टैटिक फंक्शन का प्रयोग नहीं करता, जैसे कि मैं एक फंक्शन मेरे पास पहले से अवेलेबल है, मैं ऐड कर लेता हूँ, शो स्पीड फंक्शन है, ये स्टैटिक फंक्शन नहीं है। अब यहाँ हमारे पास 2 मेथड अवेलेबल हैं, एक पब्लिक वर्ड शो स्पीड जो कि स्टैटिक फंक्शन नहीं है, स्टैटिक मेथड नहीं है, और दूसरा हमारे पास पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये एक स्टैटिक मेथड है। तो यहाँ पे 2 मेथड अवेलेबल है, शो स्पीड जो स्टैटिक नहीं है और जो वॉइड मेन जो कि स्टैटिक है। जब भी हम इंस्टांस वेरिएबल्स को या ऑब्जेक्ट बेस्ड वेरिएबल्स को, जैसे कि हमने ये 3 डिक्लेयर किए हैं ऊपर की तरफ, जब भी हम ऐसे वेरिएबल्स इंस्टांस वेरिएबल्स को किसी स्टैटिक मेथड के अंतर्गत प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट को प्रयोग करना होता है। जैसे क्लास कार का एक नैनो ऑब्जेक्ट लिया गया है और फिर नैनो डॉट कलर और नैनो डॉट मॉडल नंबर का प्रयोग किया गया है। परंतु यदि आप किसी नॉन स्टैटिक फंक्शन या नॉन स्टैटिक मेथड, जैसे कि यहाँ पे शो स्पीड मेथड अवेलेबल है, इसमें प्रयोग करना चाहते हैं इनमें से कोई भी वेरिएबल, तो उसके लिए आपको क्लास के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे स्पीड को डायरेक्टली प्रयोग किया है, जबकि यहाँ पे मैंने नैनो डॉट कलर का प्रयोग किया था। अब इसका अर्थ ये है कि यदि मैं यहाँ पे नीचे की तरफ स्पीड प्रयोग करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाना है, 2 बार डबल कोट्स, और जो मैं टाइप करना चाहता हूँ, जैसे स्पीड इज, मैं यहाँ भी दे देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस यहाँ से छोड़ लेता हूँ, थोड़ा सा आगे इस तरफ को, और फिर प्लस लगा के। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट स्पीड नहीं लिख सकता, अगर मैं लिखता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे एक एरर अवेलेबल हो गया है, यहाँ कॉर्नर में, कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू नॉन स्टैटिक फील्ड्स, अर्थात यहाँ पे स्टैटिक फंक्शन में आप इस सिंपल वेरिएबल को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको इसके ऑब्जेक्ट जो कि नैनो है उसके साथ इसे कॉल करना पड़ेगा। जैसे आप ये करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे एरर जो है वो हट गया है। तो यहाँ पे इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, जब भी हम इंस्टांस वेरिएबल्स या जब भी हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बेस्ड वेरिएबल्स को कॉल करते हैं किसी स्टैटिक मेथड में, उसके लिए हमें उस क्लास के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता रहती है। परंतु यदि किसी नॉन स्टैटिक मेथड में हम कॉल करते हैं तो उसके लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली उस वेरिएबल को प्रयोग कर सकते हैं। तो इस सेशन में हमने सीखा किस प्रकार इंस्टांस वेरिएबल्स को आप क्रिएट कर सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं, और हमने ये भी देखा कि स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक मेथड में उनको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अगले सेशन में हम स्टैटिक वेरिएबल्स की जानकारी लेंगे और देखेंगे किस प्रकार इनका प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।